रिस्क टॉलरेंस फैक्टर क्या है कि भाई मैंने इतनी किलोमीटर हाइक करी है, मैंने इतने पहाड़ चढ़े हैं, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से वॉलंटरी एक्शंस और बीइंग इन कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, एक हाइक हम लोगों ने पिछले साल करी, और उसमें एक सेक्शन था जहाँ हमें चेन यूज करनी पड़ी। तो मैंने सबको बोला कि चेन यूज करो, लेकिन ऑल्दो मैंने चेन नहीं यूज करी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। कहने का मकसद ये है कि हम लोग वापस जिस तरीके से कोई भी बड़ा ट्रिप प्लान करते हैं हम लोग, और एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसी तरीके से हम लोग एक मेंटल चेकलिस्ट भी बनाएं रिस्क टॉलरेंस फैक्टर से रिलेटेड, कि अगर हम लोग किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या किसी कैंपिंग साइट पे जा रहे हैं, तो हर अपने मेंटल चेक्स क्रिएट करें, रिस्क टॉलरेंस फैक्टर देखें कि अगर तो हम लोग क्या कहते हैं प्रोपेन स्टोव लेके जा रहे हैं, और हम लोग टेंट के अंदर अगर प्रोपेन स्टोव देंगे, तो यहाँ कौन सा रिस्क टॉलरेंस फैक्टर है जो कि हमारा काम आ रहा है, विच इज टेलिंग मी इट्स ओके टू डू इट। तो ये कहने का मकसद ये था, और वीडियो दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को कि लेट्स गो बैक एंड डू अ सेल्फ असेसमेंट, कि हम लोग बिहेवियरली किस चीज से ओके हैं और किस चीज से ओके नहीं है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करी हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे शेयर करूंगा। दिस इज अ वेरी कॉमन कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये मेरे साथ हो भी चुका है। नेशनल पार्क में अगर आपके पास पार्क पास नहीं है और आपको पार्क रेंजर जो है वो रोक के पूछे कि भाई पार्क पास कहाँ है, तो आप अगर बोल दें भूल जाए वो, तो वो टिकट नहीं लगाते आपको। और मेरे साथ 2-3 दफा ये हो चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बीसी पे जाए और आप जो है 90 की स्पीड और आप 120 जा रहे हो, तो वो आपकी व्हीकल को इम्पाउंड कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस आपको कंप्लेसेंट बना सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस इन इक्विपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दो तरीके से हेल्प कर सकती है। एक तो ये है कि भाई आप जो है आपके पास हाइकिंग गियर नहीं है, तो आप बोलो नहीं ठीक है मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ, मैं शहर में भी यूज कर सकता हूँ, इट वुड बी ओके। That is one way of how this can come into play. The other way would be कि भाई मेरे पास बड़े जबरदस्त हाइकिंग बूट्स हैं, मेरे पास बड़े जबरदस्त हाइकिंग पोल्स हैं, मुझे किसी फिजिकल एबिलिटी की जरूरत नहीं है, मैं इस पहाड़ को चढ़ सकता हूँ। तो इट्स डाउन, ओवर कॉन्फिडेंस इन इक्विपमेंट कैन वर्क बोथ वेज। तो अगर आप लोग थोड़ा और इंटरेस्टेड हो इस चीज में, तो डेफिनेटली गो गूगल रिस्क टॉलरेंस फैक्टर्स, और उसको ना सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज पे अप्लाई करें, रोजाना की जो आप रूटीन चीजें कर रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई करें। तो दैट सॉर्ट ऑफ कंक्लूड्स माय माय प्रेजेंटेशन। Thank you Fawaz, and thank you for showing that video. Although it is was related to your work, but we can definitely relate it to our daily life, and especially if we are going outside. So thank you very much. And now over to you. Okay, awesome. So thank you very much, Fawaz, for a nice primer. Basically idea वही है कि जो अभी फवाज ने भी शेयर किया, और मैं उसको कोशिश करूंगा कि जो हमारी लेमैन टर्म है उसके अंदर समझने की कोशिश करें। रिस्क है क्या किसी भी मामले के अंदर? रिस्क दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक कि कोई चीज़ ख़राब, कोई चीज़ गलत, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, उसके चांसेस कितने हैं। और दूसरा ये कि अगर वो हादसा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप वॉक कर रहे हैं रोड के ऊपर, चांसेस स्लिप होके गिरने के कितने हैं, और अगर आप गिर जाते हैं तो क्या हो जाएगा। लेकिन हर सिचुएशन के अंदर चांसेस और इम्पैक्ट जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर आप देखें कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चांसेस कि मोटरसाइकिल स्लिप हो जाए उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब आप कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप पिकनिक पे जा रहे हैं, चाहे आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, चाहे आप मिलके बाइक करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक मेंबर के साथ कोई भी छोटा सा हादसा हो जाए, चाहे वो एक मसल पुल हो जाए, वो तमाम ग्रुप को इम्पैक्ट करता है। सो अगर आप एक शख्स जा रहा है तो उसके चांसेस लेट्स से कि 1% है। अगर दो लोग जा रहे हैं तो उन दोनों का 1 और 1%, 2% चांस हो गए कि इस ग्रुप में से किसी एक शख्स को कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। और वो हादसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत मेजर हादसा हो, वो हादसा ये भी हो सकता है कि उसका मसल पुल हो जाए या वो स्लिप होके गिर जाए। तो अगर आप 10 लोग जा रहे हैं, दो फैमिलीज मिलके जा रही हैं, अल्लाह करे कि बहुत जल्दी ये सिचुएशन आए कि हम ऐसा कर सकें,
तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई छोटा-मोटा मामला जो है वो ज़रूर ऐसा हो सकता है। और फिर ये कि डिपेंड करता है उन पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा, चांसेस उतने कम होते जाएँगे। और तीसरी बात ये है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है? ज़ाहिर बात है वॉक के अंदर वर्सेस हाइक के अंदर वर्सेस मोटर बाइकिंग के अंदर, माउंटेन बाइकिंग के अंदर जो जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है डिपेंड उसके ऊपर करेगा कि हादसा होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। और फिर ये कि कितनी ड्यूरेशन है, जितना ज़्यादा आप उस एक्टिविटीज़ में जाएँगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस तो जो है वो बढ़ जाएँगे। इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि क्या एक्टिविटी की नेचर है। एक पहाड़ से पाँव स्लिप होना, उसका इम्पैक्ट वो बहुत मुख्तलिफ है, एक मोटर जो है वो एक बाइसिकल से गिरने से। और दूसरा ये कि हमेशा ये ज़हन में रखें कि अननोन और रैंडम फैक्टर्स हो सकते हैं। आप बेड के ऊपर से गिर के भी जो है वो बहुत सख्त चोट लगा सकते हैं। ये सब बातें करने का जो हमने 20 मिनट लगाए, इस सब का मकसद ये है कि हम एज़ अ देसी कम्युनिटी हमारे अंदर जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो लैक करती है। क्योंकि हम नेचुरली वी आर नॉट एन आउटडोर कम्युनिटी। नेचुरली हमारी एंटरटेनमेंट ये होती है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक खाबा खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। क्योंकि कोविड की वजह से, क्योंकि कुछ हालात ऐसे बने कि नए लोग जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को ट्राई कर रहे हैं। Sounds like हम a देख रहे हैं plan. कि बाइसिकल जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है। Fine. इसी तरीके से आउटडोर गियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो क्योंकि हमारे लोग इन एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो राइट माइंडसेट के साथ जो है वो एंटर हों। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी जब आप अपनी फैमिली के साथ करें, चाहे वो किसी दरिया के किनारे पिकनिक की हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं या कोई बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है। ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट एड किट जो है वो मौजूद हो। एक बिल्कुल हल्का-सा कट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर ब्लीडिंग जो है वो टाइम पे ना रुके। कोई हल्का-सा जो कीड़े का काटना है, अभी ज़ाहिर बात है गर्मी आ रही है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर उससे एलर्जी हो जाए। आपको मालूम होगा कुछ कीड़े यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आपको काट लेते हैं, अगर उससे एलर्जी हो जाए, आम तौर पे तो कुछ भी नहीं होता, अगर उससे एलर्जी हो जाए तो इंसान जो है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में पड़ सकता है। तो एक फर्स्ट एड किट जब आप आउटडोर्स देखेंगे तो उसके अंदर जो एंटी एलर्जी मेडिसिन है वो ज़रूर होती है। उसके बाद ये है कि आप खुद जानते हैं हम कैलगरी में रहते हैं, एक्स्ट्रा लेयर्स, चाहे जुलाई अगस्त का मौसम हो और 30 डिग्री बाहर हो और आपको पसीना आ रहा हो, बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा लेयर्स हमेशा, ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं और अपने लिए भी, वो ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सिचुएशन किस तरह तब्दील हो सकती है, आपको उस जगह पे कितनी अरसे रहना पड़ सकता है। और आखिरी बात ये कि फ्लैश लाइट, चाहे आप दिन को सुबह 7 बजे जा रहे हैं, आपके पास फ्लैश लाइट होनी चाहिए। और ये कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हमने जो है वो 3 घंटे की एक्टिविटी प्लान की, कोई एक साहब जो है उनके साथ कोई हल्का-सा हादसा पेश आ गया, हमने जब तक हम वापस पहुँचे तो उस वक़्त अंधेरा हो चुका था। आप रास्ता भूल जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके पास लाइट का एक जो है वो सोर्स मौजूद हो कि जो आप चेक करें, आप अब निकलने से पहले कि वो चार्ज्ड है या उसके अंदर बैटरीज़ हैं। सो अब मैं जो है वो स्पेसिफिकली हाइकिंग के ऊपर बात करना चाहूँगा। 2 एक्टिविटीज़ हैं कि जो ये ग्रुप जो प्रेज़ेंटर्स का है वो भी आप देखेंगे कि 2 एक्टिविटीज़ हैं कि जिन्होंने हमको भी आपस में एक-दूसरे के साथ मिलाया है, एक हाइकिंग है और एक बाइकिंग है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने इकट्ठी की हैं और मैं देख रहा हूँ कि देसी कम्युनिटी के अंदर, हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इन पर्टिकुलर, उसमें ये शौक जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पैदा हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जो उसकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लैग करती है। और उसमें मैंने देखा है कि लोग ड्रेस पैंट्स के अंदर और ड्रेस शूज़ के अंदर हाइकिंग करते हुए पाए जाते हैं। या फिर वो ऊपर पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो लकड़ियों के कहीं जो है वो कोई जो है वो शाख ढूँढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनको कोई पोल मिल जाए कि जिसके सहारे वो नीचे आ सकें। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी काम आपने करना है, वो उसके लिए जो प्रॉपर गियर है, जो प्रॉपर उसका इक्विपमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ये इक्विपमेंट जो है वो आपको लगता है कि इसके ऊपर पैसे लग रहे हैं और वो ज़ाया हो रहे हैं और उसके बगैर भी गुज़ारा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप उसकी गियर के बगैर करेंगे तो आपके चांसेस कि आप उसको एन्जॉय करें वो बहुत कम हो जाएँगे और चांसेस कि आप उसके नतीजे में किसी हादसे का शिकार हो जाएँ, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो अगर आप हाइकिंग करने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास हाइकिंग शूज़ नहीं हैं, अगर आपके पास पोल्स नहीं हैं, अगर आपके पास प्रॉपर लेयर्स नहीं हैं, अगर हाइकिंग का बैकपैक नहीं है, अगर पानी का सोर्स मौजूद नहीं है, तो आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो आप उस ग्रुप को भी खतरे में डाल रहे हैं।
क्योंकि बहुत बार, तकरीबन हर बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एक आधे जो पार्टिसिपेंट है वो पानी के बगैर आया होता है, या पोल्स के बगैर आया होता है, या जो है वो जैकेट के बगैर आया होता है, और उसके बाद दूसरे लोगों को उसको बेसिकली रेस्क्यू करना पड़ता है। दूसरा ये कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की तस्वीरें देखकर किसी हाइक को सेलेक्ट ना करें। ये बहुत बड़ा जो है वो गलती है कि जो हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी और आपने कहा लो जी यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तस्वीर बड़ी अच्छी आएगी। जब तक आप अपने एक्सपीरियंस को नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं देखेंगे कि आप किस लेवल की हाइक कर सकते हैं, जब तक आप अच्छी तरीके से उसको असेस नहीं करेंगे, जब तक किसी किसी हाइक के लिए जो है वो कमिट ना करें, किसी एक्टिविटी के लिए भी कमिट ना करें। तो उसके बाद हाइकिंग ट्रेल को सेलेक्ट हमने कैसे करना है, शिराज अब इसके बाद जो है वो काफ़ी सारी अच्छी एग्जांपल्स भी देंगे इन तमाम में। तो उसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तो ये कि उसका डिस्टेंस कितना है। एक बहुत ही आसान वॉक जिसमें कोई एलिवेशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है अगर उसका फासला ज़्यादा हो। और 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के अंदर जो डिफरेंस है वो 50% का नहीं है। डिस्टेंस में तो ऐसा ही है, ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर का मतलब है आपने 50% और करना है, लेकिन डिफिकल्टी जो है वो हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के साथ वो उसका स्केल जो है वो बेसिकली और बढ़ता चला जाता है। सो 13 से जब आप 14 किलोमीटर करेंगे तो वो जो 1 किलोमीटर है, द लास्ट माइल इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो मेक श्योर कि आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें। इसके लिए अगर आप कोई ऐप्स यूज़ कर रहे हैं जैसे ऑल ट्रेल्स है, तो हमेशा उसके अंदर 10 से 20% का एडिशन जो है वो करके रखें, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आप रास्ता भूल जाते हैं, या आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं, या रास्ते में रुकना पड़ता है, या कोई डिटूर करना पड़ता है। हमेशा एवरी सिंगल टाइम मैंने ये देखा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हुआ है ऑल ट्रेल से। दूसरी बात है टेरेन, कि रास्ता किस किस्म का है। आप हर चीज़ जिसके ऊपर हाइकिंग लिखा हुआ है वो हाइकिंग नहीं होती है। हाइकिंग जो है वो रॉक क्लाइंबिंग भी हो सकती है जिसको हाइकिंग ट्रेल लिखा हुआ है, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो माउंटेनियरिंग भी हो सकती है जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल इक्विपमेंट भी नहीं है, फिटनेस लेवल भी नहीं है। सो क्या एक्टिविटी है कि जो आप करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए वही टेरेन है? क्या आपने वॉक करनी है वहाँ पर पोल्स के साथ, या आपने पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर स्क्रैम्बलिंग करके चढ़ना है, या आपने रस्सियों के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ना है? इंटरनेट के ऊपर जब आप देखेंगे और किसी की स्टोरी पढ़ेंगे तो वो कहेगा आई वेंट फॉर दिस हाइक, वेल इट माइट नॉट बी जस्ट अ हाइक। हार्ट माउंटेन इज नॉट अ हाइक, यमुना इज नॉट अ हाइक। उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि जिसको हाइक बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो ये ज़रूर देख लीजिए कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। और दूसरी अहम बात कि जो बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो ये कि मौसम जो है वो किसी भी एक्टिविटी की जो नेचर है वो बिल्कुल तब्दील कर सकता है। हालिंग में आप अगर गर्मियों में जाते हैं तो एक डिसेंट हाइक है। अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो वो एक माउंटेनियरिंग एक्टिविटी हो सकती है जिसके अंदर बहुत जल्दी आप अपने आप को बहुत शदीद खतरे से दो चार कर सकते हैं। सो ये 3 फैक्टर्स किसी भी एक्टिविटी को, स्पेशली हाइकिंग को, जब आप सेलेक्ट करें किसी एरिया को तो ज़रूर अपने मद्देनज़र रखें। बाइकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरी दुनिया में पिछले 1 साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया है। यहाँ सो मच सो कि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि नए जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में बाइकिंग के पैदा हो गए हैं। लोगों ने माउंटेन बाइकिंग स्टार्ट की है। पाकिस्तान में बाइकिंग का कल्चर जो है वो पैदा हुआ है। कैलगरी के अंदर अगर आप आज बाइक खरीदने जाएंगे तो आप यूड बी लकी अगर आपको कोई बाइक जो है वो मिल सके। सो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बाइकिंग एक निस्बतन महंगा शौक है। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि when you go into a shop, there is a mountain bike, there is a road bike, there is a hybrid bike. तो कुछ बाइक्स तो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं और आप कहते हैं कि यही बाइक मुझे लेनी है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, इसका कलर बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप इतने पैसे लगाने जा रहे हैं तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप वो बाइक खरीदें कि जो आपकी जो फिटनेस लेवल है, जो आपकी इंटेंडेड एक्टिविटी है उसके मुताबिक हो। सो मैं मेजॉरिटी लोगों को, जो भी मुझसे कोई पूछता है कि मैं बाइक ख़रीदना चाहता हूँ, तो मेरा उसका मशवरा ये होता है कि आप जो हार्ड टेल माउंटेन बाइक है वो ख़रीदें। वो एक अच्छी डिसेंट माउंटेन बाइक
जो कि आपको कुछ साल आराम से निकाल देगी, वो $500 से $600 में आती है। इससे कम की अगर आप ख़रीदेंगे तो आपके पैसे बहुत जल्दी ज़ाया हो जाएंगे। इससे ज़्यादा तो देयर इज़ स्काई इज़ द लिमिट, $15,000 की भी माउंटेन बाइक्स हैं, लेकिन $500-700 के अंदर आप एक डिसेंट माउंटेन बाइक ख़रीद सकते हैं। नए लोगों को मैं रोड बाइक का या हाइब्रिड बाइक का मशवरा नहीं देता, क्योंकि उसकी जो जियोमेट्री है, उसकी जो इंटेंडेड यूजेज है, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। जब आप उस पर बैठेंगे आपकी कमर दुखेगी और आप कहेंगे कि बाइकिंग जो है इट्स नॉट अ फन एक्टिविटी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बाइकिंग के साथ जो है वो एक इट्स लाइक ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। जब आप बाइक ख़रीदते हैं तो आप एक जो है वो पेंडोरा बॉक्स भी साथ लेकर आते हैं। तो आपको उसके साथ इक्विपमेंट की एक लिस्ट है कि जो लाजिमन आपको चाहिए। आपके पास हेलमेट नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स इलीगल टू राइड आउटसाइड विदाउट अ हेलमेट, बट इवन इफ इट्स नॉट, हेलमेट के बगैर तसव्वुर भी ना करें कि आप बाइक चलाएंगे, क्योंकि हेड इंजरी जो है वो लीथल हो सकती है, स्पेशली क्योंकि कैलगरी के अंदर जाहिर बात है रॉकी टेरेन है और अप्स एंड डाउन्स हैं, आपकी स्पीड बहुत जल्दी तेज़ हो सकती है। बाइकिंग शॉर्ट्स एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, $35-40 के मिल जाते हैं, लेकिन उससे आपकी जो इनिशियल लर्निंग कर्व है वो बहुत आसान हो जाता है। उसके बगैर बहुत जल्दी आप तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे और आप बाइकिंग से तौबा कर लेंगे। उसके बाद ग्लासेस हैं, रिपेयर किट है, जो बाइकिंग से रिलेटेड एसेंशियल इक्विपमेंट है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सो आई वुड से प्रॉब्ली अनदर $300 और सो वो आपको इक्विपमेंट के ऊपर ज़रूर लगाना पड़ जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट $1,000 इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक बार, तो उसके बाद अच्छा आप करें क्या, क्या बाइक को क्या करें? और ये बहुत सवाल जो है मुझे कई लोगों से मिला है कि जिन्होंने ताज़ा बाइक ख़रीदी है कि अच्छा अब इसको कहाँ पे यूज़ किया जाए। कैलगरी आई वुड से इज़ द बाइकर्स हेवन। इससे अच्छी जगह शायद बहुत कम जो है वो कनाडा में होगी कि जितने एक्सटेंसिव बाइकिंग स्पेसिफिक ट्रेल्स जो हैं वो पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं। तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि आप गूगल मैप्स के ऊपर जाइए, और मैं आपको अभी जो है वो कोशिश करूँगा कि लाइव समझाऊँ कि उसका तरीकाकार क्या है। और ये बहरहाल एक जो है वो जब आप पहली बार देखते हैं तो इट्स सरप्राइजिंग। किसी भी जगह पर जहाँ आप रहते हैं, उसके बाद आप देखें कि गूगल मैप्स को जब आप डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करेंगे, ये मोबाइल के ऊपर ये मैप डिज़ाइन की ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके मेन्यू में जाइए और यहाँ पर बाइसिकलिंग की एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको जो स्पेसिफिक बाइकिंग ट्रेल्स हैं पूरे शहर की वो हाईलाइट हो जाती हैं, और उसमें ये जहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली इट मीन्स के वो है तो रोड, लेकिन वो बाइकर्स फ्रेंडली रोड है। वहाँ पे या तो लेन है या फिर वहाँ पर जो है वॉकवे है, वहाँ पर बाइकर्स का रास्ता बना हुआ है। लेकिन ये जो डार्क ग्रीन लाइंस हैं सब की सब, और ये पूरे शहर में आप देखेंगे कि हर जगह पर मौजूद हैं, ये बेसिकली बाइकर स्पेसिफिक लेन्स हैं कि जो जहाँ पर आप किसी भी जगह पर बाइक चला सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने मैप देखा और आप चल पड़े, क्योंकि इट्स नो फन अगर आप रास्ते में गुम हो जाएं और उसके बाद आपको देखना पड़े कि ये तो अचानक बहुत ऊंचाई आ गई है या बहुत ज़्यादा जो है वो रश आ गया है। तो उसका तरीके भी बहुत आसान है। वो ये कि आप डायरेक्शंस पे क्लिक करें और आप कोई जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक करें। इस तरह मैं फ़र्ज़ किया यहाँ से चलना चाहता हूँ, तो उसके बाद आप अगला पॉइंट क्लिक करें कि उसके बाद मुझे यहाँ से इस जगह पर जाना है, और इसके अंदर साइक्लिंग की ऑप्शन क्लिक करें। तो वो खुद ब खुद आपको एक पूरा मैप भी ड्रॉ कर देगा और साथ ही उसका डिस्टेंस भी बता देगा और आपको टाइम भी बता देगा। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे ग्रुप को या पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो अभी हमने एक ग्रुप राइड की थी तो उसकी एक वीडियो भी हमने अपलोड की थी। तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया कि अच्छा यहाँ से उसके बाद फिर हम अगली जगह पे हमने कहा ऐड डेस्टिनेशन, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। तो उसने पूरा रास्ता डिफ़ाइन किया, बताया आपको इतना टाइम लगेगा, इतना किलोमीटर होगा। तो उसके बाद ये जो है वो आपको पूरी जो है वो एलिवेशन टेरेन भी देता है कि आपको कितनी जो है वो असेंट या डिसेंट करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ फिगरिंग आउट। जब आपने मैप पूरा बना लिया और आपने कहा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है या मुझे वापस आना है, उसके बाद ये ऑप्शन है सेंड डायरेक्शंस टू योर फ़ोन। इसको आप क्लिक करें तो आप अपने फ़ोन पे या ईमेल पे या अपने
टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए इस पूरे रूट को भेज सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर लगा कर, जैसे आप फ़ोन के ऊपर गूगल मैप्स की डायरेक्शंस देते हैं, उसके ऊपर आप लगाएंगे तो ये पूरा मैप आपको जो है उसके साथ साथ आपको डायरेक्शंस देगा, और बहुत आसानी से आप बहुत लंबा रूट भी प्लान इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड So, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इकबाल आपका। आपने बड़ी डिटेल में और बड़ी अच्छी तरीके से आपने ये समझाया, और आपके बोलने का तरीका इतना क्लियर और इतना अच्छा था, मुझे तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम याद आ गए कि जिस तरह से वहाँ पे होस्ट जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते थे। तो सही, बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। you're welcome. ओवर टू यू शिराज एंड Shiraz, you're a co-host now, yeah. ओके परफेक्ट। मैं पहले I अपनी just make स्क्रीन शेयर कर लूँ। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं शिराज का। शिराज जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत ही कम्युनिटी के एक एक्टिव मेंबर है, और ये हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैलगरी में इजी हाइक्स हैं, मॉडरेट हाइक्स हैं, डिफिकल्ट हाइक्स हैं, हाइक्स कैसे सेलेक्ट करना है, और अगर डे ट्रिप पे जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ जाना है। ओवर टू यू शिराज। जी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये कि हम लोग, मैं ये पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि माउंटेन जो है सिर्फ 1 आवर की ड्राइव पर हैं, और जिस तरह की हम लोग डाइट लेते हैं उसके लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो है फिज़िकली एक्टिव रहें। और उसके लिए फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल कैलगरी से के बहुत पास जो है आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूँगा। ऑल ट्रेल का एक बड़ा फेमस ऐप है जो कि हाइकर कम्युनिटी में, अगर आप जो है पहले ही हाइकिंग करते हुए आए हैं तो आप डेफिनेटली फेमिलियर होंगे इससे। लेकिन अगर आप हाइकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ऑल ट्रेल्स का ये ऐप डाउनलोड करें। इसमें आप ऑल ट्रेल्स में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। इसमें ऑल ट्रेल्स आपको बताता है एलिवेशन, डिस्टेंस आप देख सकते हैं। फिर आप ये भी आप देख सकते हैं कि वो इजी हाइक है, मॉडरेट हाइक है या फिर हार्ड हाइक है। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि रीसेंट हाइकर्स के रिव्यूज़ आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं, और काफ़ी बहुत से टाइम जो है काफ़ी यूज़फुल रिव्यूज़ होते हैं जो कि आप जो है ऑल ट्रेल्स के ऐप में जाके देख सकते हैं। इसके 2 वर्जन्स हैं। फ्री, वैसे जनरली ऐप जो है फ्री है, लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली एडिशनल फीचर्स मिलते हैं ऑल ट्रेल्स में। अच्छा, हाइकिंग, जब हम हाइकिंग की बात करते हैं तो अल्बर्टा जो है माशाल्लाह से हाइकिंग ट्रेल से भरा हुआ है। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कैनानास्कस में ही जाएं तो आप जो है बंच ऑफ हाइक सिर्फ कैनानास्कस में ही, मैं कहूँगा हंड्रेड्स में डेफिनेटली होंगी कैनानास्कस में ही। आप बहुत अच्छी खूबसूरत हाइक जो है आप पे जा सकते हैं। तो इजी हाइक्स की अगर बात करें उसमें अगेन आप जो है ऑल ट्रेल्स के ऐप पे फाइंड आउट कर सकते हैं आप जाके। और लेकिन ये कि मैंने एग्जांपल के लिए कुछ हाइक्स मेंशन की हैं। ट्रॉल फॉल्स है कैनानास्कस में, इट्स मोर ऑफ अ वॉक है। मैंने कुछ वीक्स पहले मैं गया था और पहले भी कर चुका हूँ। बहुत अच्छी फैमिली एक्टिविटी है। अगर आप एज अ फैमिली के तौर पे हाइकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली को ले जाके, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रॉल फॉल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ग्रोडो कैनियन जो है एक्शॉ बिफोर कैनमोर में है, थोड़ी सी लंबी है ट्रॉल फॉल से, लेकिन स्टिल जो है आप इसकी एलिवेशन और डिस्टेंस और इसके रिव्यूज़ जो है ऑल ट्रेल्स में पढ़ सकते हैं। एक और फैमिली मैं कर चुका हूँ ये हाइक भी, इनफैक्ट कुछ और मेंबर फवाज भी कर चुके हैं। इसी तरह हार्ट क्रीक हो गई, डेड मैंस फ्लैट के पास है, ये बिफोर कैनमोर में आती है। बहुत खूबसूरत हाइक है। ये हाइक मैंने विंटर में 2 दफ़ा मैं कर चुका हूँ। इनफैक्ट हम लोग एज अ ग्रुप भी गए थे और फिर एज अ फैमिली के साथ भी मैं कर चुका हूँ विंटर में। बहुत खूबसूरत, इसमें आपको छोटे छोटे ब्रिजेस आते हैं और जो है आपके पास पानी जो है बह रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी हाइक है। अंडर 5 किलोमीटर ये हाइक है। इसकी आप डेफिनेटली डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। फुलरटन लूप ब्रैक क्रीक में है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इजी हाइक्स थी। फिर मॉडरेट हाइक्स के बारे में बात करें, चेस्टर लेक, बैरियर लेक, पैकोटेरा रिज, ये कैनानास्कस में आपको मिल जाएंगी। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि कैनानास्कस भरा है हाइक्स। जब हम लोग हाइक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप कोई कैलगरी से कुछ क्लोज चीज़ देख रहे हैं तो ब्रैक क्रीक भी है। दूसरा ऑप्शन जो है सेकंड जो आ जाता है, फिर कैनानास्कस जो है इज फुल ऑफ हाइक्स। हार्ड हाइक्स में मिस माउंटेन, माउंट यमुनोस्का और बंच ऑफ अदर हाइक्स हैं, नंबर ऑफ हाइक्स जो कि आपको मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहूँगा और थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा जो अनिल भाई ने हाइकिंग गियर के बारे में बात की। पर्सनल हम लोग दो लास्ट ईयर मेरे साथ मैं अपना पर्सनल दो चीज़ें हुई थी, दो एक्सपीरियंसेस हुए थे जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। एक हाइक थी यमुनोस्का की जो कि यहाँ पे जो हार्ड हाइक कंसिडर की जाती है। उसमें हम लोग गए थे और मैं जब बाय द टाइम जब मैं टॉप पे पहुंचा था तो मेरा मसल जो है स्ट्रेन हो गया था। अच्छा, और सेम चीज़ हुई थी अभी मैंने विंटर में एक हाइक की थी, ब्रैक क्रीक में है, प्रेरी माउंटेन है। और सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई थी मेरे कुलीग के साथ जो मेरे साथ थे। और वो उनको फिर एयर लिफ्ट भी करना पड़ा समिट से। उसकी दोनों मैं समझता हूँ जो इंजरी हुई उसकी दो वजह थी। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी हाइक पे जाएं तो मेक श्योर करें कि आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, अपने मसल्स को फ्लेक्सिबल करें। आप जो है थोड़ा सा ऑलरेडी इन मोशन में हो ताकि उससे आपके मसल्स को हेल्प मिले जो है किसी भी हाइक पे, स्पेशली हार्ड हाइक्स या फिर मॉडरेट इवन हाइक्स पे जाने से पहले। सेकंड चीज़ जो है आपकी क्लोथिंग, जिस तरह की आप क्लोथिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट क्लोथिंग के साथ जाएं। डेफिनेटली जीन्स में आप कभी जीन्स में जाने का ना सोचें, बिकॉज जो है जो हाइक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो यही हुआ था। जीन्स जो है उसमें जो है पहनी हुई थी और वो आपको जीन्स डेफिनेटली इतना रूम नहीं देती जब आप जो है क्लाइम करते हैं, स्पेशली स्टीप पाथ्स में। तो वो आपके मसल्स को ऑफ कोर्स इम्बैलेंस करता है, उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगेन सिमिलरली जो है मसल्स को थोड़ा सा मोशन में रहें। अगर आप किसी हार्ड हाइक में जाने की कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप थोड़ा रनिंग करें, आप जो है थोड़ा सा मोशन में आएँ, अपने मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएं और फिर थोड़े से जब आप इन प्रैक्टिस में हो जाएं तो डेफिनेटली देन जो है आप मॉडरेट या फिर हार्ड हाइक्स की तरफ जाएं। तो ये मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं चाहता था शेयर करूँगा। तो अभी इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ और और एंड में फिर मैं दोबारा कुछ और चीज़ें शेयर कर लूँगा। यस, ओके। सो जो थोड़ी सी डेट्स हैं जो मैं आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि आप बैंफ में अगर आपको कैंपिंग करनी है तो कमिंग मंडे, नॉट कमिंग मंडे, मंडे अप्रैल 12 को 8 बजे इसकी रिजर्वेशन खुलेगी। इसमें ये बेसिकली फ्रंट कंट्री कैंपिंग और इक्विप कैंपिंग के लिए ये डेट्स है। बैक कंट्री कैंपिंग में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मुझे इसके लिए इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें तो आई कैन फाइंड यू समबडी हु कैन टॉक अबाउट बैक कंट्री कैंपिंग। उसके अलावा 9 तारीख को जैस्पर की कैंपिंग खुल रही है। 13 को वाटरटन की, कूटनी की जो है वो भी 13 को, योहो की 13 को, और माउंट ट्रेवल स्टोक की 6 को, और ग्लेशियर नेशनल पार्क की भी 6 को। ये डेट्स हैं जो फ्रंट कंट्री कैंपिंग और इक्विप कैंपिंग के लिए जो ये डेट्स हैं। इन डेट्स को ये कैंप साइट्स बुकिंग ऑन होंगी। आप जो है इसमें कैंपिंग बुक कर सकते हैं। अच्छा, मैं छोटा सा ही बता दूं कि ये जो कैंप साइट्स हैं ये बेसिकली पार्क्स कनाडा की मैं कैंप साइट्स की बात कर रहा हूँ। आपकी प्राइवेट कैंप ग्राउंड्स भी होते हैं और आपके पास जो है अल्बर्टा के भी कैंप ग्राउंड्स हैं, और आपके पास काफी सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। लेकिन ये जो कैंपिंग है ये बेसिकली आपकी पार्क्स कनाडा की कैंपिंग है। मैं आपको एक छोटी सी और चीज दिखाऊं कि आपको कैंप साइट जो है वो आप एक अगर कैंप साइट बुक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे कहाँ जाएंगे और कैसे कैंप साइट बुक करेंगे।
Can you see my screen right now, Anil? Can you? Yes. Yeah. Okay. So the website जो है उसकी वो है reservation.pc.gc.ca और इसकी रिजर्वेशन पे जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, फ्रंट कंट्री कैंपिंग, पार्क्स कनाडा की अकोमोडेशन है जिसमें ऑथेंटिक्स है, कैबिन्स हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा फिर आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको कौन से पार्क कनाडा में जाना है। आप बैंफ में जा सकते हैं और आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन वट एवर इट इज। और इक्विप्ड और आप अपना इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपके पास मीडियम टेंट है, कौन सा टेंट है और आपके पास आपके साथ कितने लोग हैं। इसके अलावा इसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑन द मैप क्लिक करें और उसके बाद जो है आप जहां भी जाना चाह रहे हैं अराउंड बैंफ एरिया, वो आपको सारे पार्क्स कनाडा के आपको जो है कैंप साइट्स जो है वो आपको ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं और आपको यहाँ पे दिख दिख जाएंगे। इसमें 2-4 चीजें हैं जो ये आइकन्स है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो आइकन है जिसमें एक छोटा सा कैबिन या टेंट टाइप नुमा चीज बनी हुई है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ऑथेंटिक्स हैं। ऑथेंटिक्स इनके ऐसे हैं कि ये एक वुडन स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने वुडन स्ट्रक्चर को कपड़े से कवर किया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली छोटा सा इक्विपमेंट इक्विप्ड होता है। इसके अंदर आपको एक बारबेक्यू ग्रिल आपको मिलती है, आपको सोने के लिए आपको वहां पे बिस्तर मिलता है और टेबल मिलती है। ऑथेंटिक्स के अंदर आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन अगर आपको कोई रात में कुछ सामान वामान रखना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए वो टेबल बड़ी हैंडी रहती है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का दिख रहा है, सारी कैंप साइट जो है वो पावर्ड नहीं होती, उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो अगर आप ऐसी कैंप साइट ढूंढ रहे हैं कि जिसमें आपको पावर या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप जो है इन 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 कैंप साइट्स पे जाएं जहां पे पावर अवेलेबल हो। पावर की जरूरत आपको अमूमी तौर पे रात में यूं महसूस होती है कि जब सर्दी हो जाती है तो प्रोपेन टैंक से टेंट को हीट करना थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न रहता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आप फिर इलेक्ट्रिक पावर हीटर भी उसमें यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक जो अपनी जो पर्सनल फेवरेट मेरी जो कैंप साइट है, दो वो के मुझे आज तक वो मिली नहीं, क्योंकि मैं जब भी इसको बुक करने जाता हूँ तो वो ऑलरेडी बुकड होती है। वो है टू जैक लेक साइड, ये बैंफ में है और हमारे घर से भी बहुत करीब है। ये आपका जो है वो घंटा डेढ़ की ड्राइव पे है, विच इज नॉट टू फार। और उसमें आप जो है इसमें बहुत सारी कैंप साइट्स अवेलेबल हैं। ये टू जैक लेक है और इसके साथ यहाँ पे ये सारी कैंप साइट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें 3 तरह के आपको आइकन दिख रहे हैं। इसका मकसद ये वाला जो आइकन है ये आपका टेंट या कैंप आपको बुकिंग के लिए है। ये वाला जो है ये ऑथेंटिक्स और टेंट दोनों मिक्स है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला जो है ये वॉक इन साइट्स है, यानी कि आपको बुकिंग की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ ऑथेंटिक्स के अंदर। ये देखें यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल दिख रहे हैं, कुछ ये येलो साइंस या येलो आइकन्स दिख रहे हैं। येलो आइकन सारे जो हैं ये बेसिकली ऑथेंटिक्स के हैं और ये आपको बिल्कुल लेक पे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं बैंफ में जाने के लिए और ऑथेंटिक्स में, तो आई वुड रिकमेंड कि यू आप जो है 9th को जो है वो जाके कोशिश करें कि आपको आपकी जो प्रेफर्ड डेट्स हैं उनमें ये इनमें से कोई एक साइट मिल जाए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और आप मतलब फैमिली है आपकी ऐसी, तो आई वुड रिकमेंड टू फाइंड समथिंग विच इज क्लोजर टू अ वॉशरूम। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लोगों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आई वुड प्रेफर टू गो समवेयर नियर अ वॉशरूम, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। और उसमें फिर ये है कि आपको इजीली चीजें मिल भी जाती हैं, मतलब इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं वॉशरूम की फैसिलिटी। इसमें जो कैंप साइट आपकी बुक होती है, इसमें आप बाहर से वुड लेके नहीं आ सकते, पार्क्स कनाडा की जो साइट्स हैं।
उसमें आपको जो है जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको फायर परमिट इंक्लूड कर देते हैं, विच इज आई थिंक अराउंड $15 to $20। तो वो फिर आप अनलिमिटेड वुड्स जो है उनकी साइट से जाके वो ले सकते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे बनाया है कि फायर पिट है और आपका इनका ये आपका फायरवुड एरिया है, तो जब आप जाते हैं तो आप यहाँ से फायरवुड अपनी लेके अपनी कैंप साइट में आप उसको जला सकते हैं। इसके अलावा आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसका देख भी सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक्स कैसा दिखता है और कैसा इसका ऑप्शन है, आपकी साइट कैसी है। तो ये एक ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा आरवी के लिए भी आप कैंप साइट बुक कर सकते हैं और आरवी के लिए भी जा सकते हैं। आरवी में फायदा ये रहता है कि आप यू कैन गो एनीवेयर इफ यू हैव अ वॉशरूम इनसाइड दैट आरवी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने लास्ट ईयर मैंने डिस्कवर की, लेकिन मैं वो मेरे बकेट लिस्ट में ही है। पार्क्स कनाडा ने एक नई कैंप साइट इंट्रोड्यूस कराई है लास्ट ईयर, which is in Mount Travelstoke, which is I know it is a bit far, it is I think around 4-5 hours drive, but लेकिन उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वो आए हैं जिसको ये लोग कहते हैं क्यूब, माइक्रो क्यूब। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शो यू पिक्चर राइट नाउ, लेकिन अगर आप इस माइक्रो क्यूब को देखें तो इट्स अ 2% क्यूब, लेकिन ये कंप्लीटली हीटेड है। और अगर आपके साथ आप 2 लोग जाना चाह रहे हैं तो इट इज अ रियली गुड ऑप्शन एज वेल। इसके अलावा जैस्पर में जो विस्लर्स की कैंप साइट थी वो पिछले 4 साल से बंद थी, इस साल 3 साल से सॉरी बंद थी। इस साल उन्होंने कंप्लीटली रेनोवेट करके वो इस साल वो लेकर आए हैं और वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कंप्लीटली रेनोवेटेड है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो इट इज अ ब्रांड न्यू साइट एज वेल। 1968 में वो बनी थी और अब इसके बाद फर्स्ट टाइम रेनोवेट हुई है, तो सारे वॉशरूम, सारे कैंप साइट्स और सारा कुछ उन्होंने नए बनाए हैं, रोड्स नए बनाए हैं। और उस विस्लर्स में जो कैंप साइट है जैस्पर में, उसमें ऑथेंटिक्स भी हैं और आरवी की साइट्स भी हैं और कुछ साइट्स इलेक्ट्रिक पावर्ड भी हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, एक और चीज जो हमारे एक हमारे पास एक वो है बीसी में लेक ओहारा है, उसकी शटल बस जो है वो बुक होती थी। पहले होता ये था कि आपको जो है बुकिंग करानी पड़ती थी और अगर इफ यू आर लेट देन यू ऑल द स्लॉट्स आर गॉन। इस साल उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है और April 1 से उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है जो April 30 तक चलेगी। और उस टाइम आप अब कभी भी जाके आप जो है वो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और उसके बाद वो फिर लॉटरी सिस्टम करेंगे और लॉटरी में अगर आपका नाम आ गया तो यू कैन गो एंड विजिट लेक ओहारा, विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। दैट्स ऑल फ्रॉम my side. Thank you everyone. If you have any questions or anything, आपके पास जो भी सवाल हो हमारे मैं तो उनको एक्सपर्ट पैनल्स ही बोलता हूँ, लेकिन ये लोग अपने आप को नहीं मानते, लेकिन हमारे एक्सपर्ट पैनल्स आपको जो है वो सवाल जो भी करेंगे इंशाल्लाह वो आपको जवाब देने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। मैं होस्ट जो अपने पैनल्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो जाके उसमें चैट में अगर देखें, अगर कोई क्वेश्चन अगर वो है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, काशिफ भाई ने ये सवाल पूछा है कि वाटरटन कैंप साइट, वाटरटन कैंप साइट डेफिनेटली इट्स ओपन, लेकिन जो कीनो वाइल्ड फायर थी लास्ट ईयर की वजह से, उसकी वजह से इनकी एक कैंप साइट उस वक्त बंद है, लेकिन जो सिटी में है वो कैंप साइट वो खुलेगी और वो 13 को जो है उसकी मेरे ख्याल से 13 को ही उसकी बुकिंग स्टार्ट है। जिशान खान ने पूछा है कैन यू टॉक अ लिटिल अबाउट FCFS walk-in sites work? FCFS, I can unmute Zishan, and can you Anil unmute Zishan जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम फर्स्ट कम अस्सलाम। फर्स्ट सर्व, जो वॉक इन साइट्स की आप बात कर रहे थे ना, जी जी उसका मैं बारे में पूछ रहा था कि हाउ डज इट वर्क, कि वहां कब तक रह सकते हैं, क्या एक दिन में खाली करनी होती है, हाउ डज इट वर्क, लाइक वहां तो बहुत रश होगा, आप कैसे उसको साइट को वो कर सकेंगे? थैंक यू जिशान। उसमें होता यह है कि जब आप जाते हैं तो आपके पास वहां पे
जो उनका ग्रीटिंग एरिया या आप उनको जो उनका जो एरिया होता है उसमें आप उनको अपनी इंटेंशन बता सकते हैं कि 2 दिन 3 दिन कितने दिन आपको वहां पे रहना है, और उसी हिसाब से अगर उनके पास कोई डेट्स और साइट्स अवेलेबल हैं तो वो आपकी बुकिंग कर लेते हैं। मैं आपको अपना छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं 2 साल पहले जॉन्स्टन कैनियन पे हाइक करने गया, और सॉरी कैंपिंग करने गया। तो अ, उसमें हुआ ये कि उनके पास कोई साइट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास आप 2 घंटे के बाद आए, हो सकता है कोई कैंसिलेशन हो तो मिल जाए। तो वो वॉक इन साइट नहीं थी, लेकिन उनके पास कैंसिलेशन हुई थी तो उन्होंने मुझे अकोमोडेट कर लिया। लेकिन जब आप जाते हैं FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व साइट पे, और उनको बता दें कि भाई मुझे 2 दिन के लिए रहना है, तो वो करते हैं आमतौर पे ये है कि आपको एक दिन के लिए एक साइट दे दें, दूसरे दिन के लिए दूसरी साइट दे दें, ये भी करते हैं। लेकिन अगर उनके पास दोनों दिन कोई साइट अवेलेबल है तो वो भी आपको दे देते हैं। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Any other question? Any other? Kashu bhai, can you hear me? जी अदनान भाई जी। Kashu bhai, do you have आपके पास एक जगह है जो आप लास्ट ईयर गए थे, आप उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, आपने वो एक्सप्लोर की थी, तो वो आप अपने हमारे ऑडियंस को के साथ शेयर करेंगे कि कौन सी साइट थी, क्या था? जी अदनान भाई, मैं लास्ट ईयर भी गया था और अभी मैं 10 दिन पहले भी मैं वहां गया था। ब्रुक्स में साइट है किनब्रुक आइलैंड। वो बड़ी अच्छी साइट है, वहाँ पे कैंप ग्राउंड भी है, वहाँ पे उनकी आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। लेकिन जो पिकनिक साइट्स है, बारबेक्यू साइट है, वहाँ पे ले के आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और काफी अच्छी साइट है। इसकी वजह ये है कि वो ज्यादा क्राउडेड नहीं होता, क्योंकि 90% जो पब्लिक है वो वेस्ट की तरफ जाती है, तो उस तरफ जो ईस्ट की तरफ है लोगों का वहाँ पे ध्यान कम होता है। तो आजकल जैसे कोविड है, तो कोविड से बचने के लिए और क्राउडेड प्लेसेस से बचने के लिए अगर कोई वहाँ पे जाना चाहे तो वो बहुत अच्छी लोकेशन है। किनब्रुक बेसिकली जो है वो ब्रुक सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर फर्दर साउथ की तरफ है। तो तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है वो, और यहाँ से कैलगरी से। तो अगर कोई जाना चाहे फैमिलीज के साथ, 2-3 फैमिलीज के साथ, तो वहाँ पे जा सकते हैं, और बड़ी अच्छी जगह है वो। थैंक यू काशी भाई। शिराज भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि एक फैमिली है जिनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और मतलब एक फैमिली है, वो हाइक पे जाना चाह रही है, और वो आपकी लिस्ट पे वो कहती है कि आपकी लिस्ट तो बेकार है बिल्कुल। वो खुद अपने तौर पे जो है वो एक हाइक सेलेक्ट करना चाह रही है कि जो वो किस तरह से एक हाइक को सेलेक्ट करें, कि वो ऑल ट्रेल पे जाके क्या क्या चीजें देखें कि जिससे पता लगे कि यार ये हाइक जो है वो वाकई हमारे हमारे लिए बेहतर रहेगी। जी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें ये आ जाती हैं। एक तो डिस्टेंस और एलिवेशन। ये चीज़ें ऑफ कोर्स आपकी कितनी अगर आपका एक नई फैमिली है, वो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रही है, तो मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा अगर आपको अपनी जो है अपने बारे में इतना कैपेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता, आपके स्टेमिना और कितना आप बेयर कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, तो आप शॉर्टर हाइक से स्टार्ट करें। सही है, तो डिस्टेंस एलिवेशन देखें। फिर आप ऑल ट्रेल्स पे लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें, उसमें बहुत रेलेवेंट और रीसेंट रिव्यूज़ होते हैं। अभी तो समर आ रहा है, तो आपको जो है जैसे अगर मैं कल जाना चाह रहा हूँ हाइक्स पे, तो आपको इस वीकेंड पे जो लोग गए हैं उनके रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो बहुत लेटेस्ट आपको जो है अपडेट्स उसमें मिल जाती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और ये 2-3 चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखें और उसके बाद जो है आप हाइक पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें एक मैं भी अगर चीज ऐड करूं, मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं गाइड बुक्स रखने का, और एक तरीके से यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, भले वो कैनमोर के हों, कैलगरी के हों, इन्होंने बहुत सी गाइड बुक्स जो हैं लिखी हैं। गाइड बुक्स का फायदा ये है, वो लोग हैं जिन लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, और वो लोग इन लोगों ने कंपाइल किया है। तो इन द स्पिरिट ऑफ सपोर्टिंग लोकल बिजनेस, और एक परमानेंट रिकॉर्ड हो किसी चीज का आपके पास बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी एक गाइड बुक आई है, ये एंडी नगारा की है, फैमिली वॉक्स एंड हाइक्स इन कैनेडियन रॉकीज। इसकी 3 वॉल्यूम्स हैं, अभी 2 निकल चुके हैं, तीसरा निकलेगा। मैंने लिंक शेयर कर लिया है। तो इसमें एक तो ये पर्सपेक्टिव कि डिस्टेंस और एलिवेशन का, दूसरा इसमें एक सब्जेक्टिव व्यू है
एक राइटर का कि किस तरीके से आपको आसानी होगी। और इस बुक में अच्छी बात ये वैसे कैलगरी पब्लिक लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, तो उसमें एज सूटेबिलिटी भी बताई हुई है कि किस एज से लेके किस बच्चे तक को जो है वो बताया हुआ। तो उसके 2 वॉल्यूम्स निकले हुए, एक ब्रैक क्रीक सदर्न कैनानास्कस का है, फिर एक जो है वो नॉर्दर्न बैंफ और कैनेडियन क्या कहते हैं आइसोलीज पार्कवे की तरफ का है। बहुत शुक्रिया फवाज, बहुत शुक्रिया शिराज। मेरे पास भी या आई एम सॉरी फवाज, आप लिंक काइंडली दोबारा शेयर कीजिएगा, मेरे ख्याल है अभी तक चैट पे अपीयर नहीं हुआ। थैंक यू। एक फैमिली है, रॉकी फैमिलीज, मेरे ख्याल से वो ब्लॉग लिखते हैं, अगर आप उनको गूगल पे सर्च करें तो वो उनके पास भी काफी टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो जब भी किसी को बताता हूँ तो मैं उन्हीं से इंफॉर्मेशन चोरी करके आगे लोगों को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा वो फैमिली जो है वो अपना ब्लॉग लिखती है। अनिल, ये बताएं कि आपने जब हाइकिंग की बात की तो आपने हम लोग आमतौर पे एक बेयर स्प्रे और बेयर बेल्स का जो वो भी है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है हम हाइक पे जाएं तो वो अपने साथ उसको लेके जाएं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक बेयर स्प्रे का ताल्लुक है तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो असेंशियल्स में शामिल है। चाहे वो सर्दियों का मौसम ही हो कि जब हम समझते हैं कि वो हाइबरनेट कर रहे हैं, तो सिवाय 1-2 महीने के 10 महीने बेयर्स का साथ इनकाउंटर किसी भी जगह पर हो सकता है। और मैंने फेयरमॉन्ट लेक लुइस के से तकरीबन 500 मीटर के फासले पे 3 ग्रिजली बेयर्स को जो है वो सैर करते हुए देखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर कहीं जंगल में निकलेंगे तो आपको बेयर्स नज़र आएंगे, बिल्कुल करीब रोड के ऊपर आपको जो है वो उनके साथ इनकाउंटर हो सकता है। तो डेफिनेटली उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ज़रूर अपने साथ रखें और ये भी समझें कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, और ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पर अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकें। जहाँ तक बेयर बेल्स का ताल्लुक है तो उसमें द ज्यूरी इज़ आउट। कुछ लोग जो यहाँ के एक्सपीरियंस्ड है वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बेयर बेल्स का कल्चर नहीं है ज़्यादा, तो एक्चुअली कुछ बेयर्स जो है वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं देखने में कि ये नई आवाज़ कहाँ से आ रही है। यूरोप के अंदर जो है वो उनको समझ आ गई है कि ये इंसान बजा रहे हैं, तो वो उससे दूर रहते हैं। तो यहाँ पर बेयर बेल्स आमतौर पर ख़ासतौर पर लोकल्स हैं वो आपको यूज़ करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उससे उसके बगैर गुजारा हो सकता है, बल्कि आई वुड से कि उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन सही। डेफिनेटली बेयर स्प्रे जो है वो आप अगर किसी पिकनिक पे भी जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। तो क्या बेयर्स की कोई ट्रेनिंग हो रही है बेयर बेल समझाने के लिए, या कोई बैंक में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा आजकल? फिलहाल तो उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है, और अभी ताज़ा खबर ये है कि कोई 3 गुना हो गए हैं ग्रिजली बेयर्स ओवर ओवर द माशाल्लाह, पास्ट फ्यू इयर्स। जबरदस्त। हम एफसीसी इंफॉर्मेशन सेशन रख सकते हैं बेयर्स के लिए भी। हाँ हाँ, बिल्कुल रखेंगे। शिराज, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी, मुझे जो है मैं ज़रा अपना ये एक मेरे पास क्विक 2 स्लाइड्स हैं। वन बाय दैट टाइम एक क्वेश्चन है गैलेक्सी गैलेक्सी S9 के S9 का। के जी जी, नाम से एक यूजर है। बिल्कुल। इनको काइंडली अनम्यूट कर लें, गैलेक्सी S9 को। और जी, गैलेक्सी जी, S9। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम गैलेक्सी अस्सलाम। S9 मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ। मोहसिन। मैंने लास्ट ईयर पहली दफ़ा हाइक की थी अनिल के साथ। आई डोंट नो याद है उनको कि नहीं। सवाल मेरा ये है कि क्या इस साल ग्रुप में हाइकिंग जब आप लोग करते हैं तो क्या इसी को कंसीडर किया जाता है कि कम्युनिटी में जो नए लोग हैं, ऑल्दो उन्होंने पहले कुछ अगर हाइक किए हो तो उनको साथ लेके चलने का किस हद तक मुसम्मम इरादा है इस दफ़ा, या फिर बस इंफॉर्मेशन दे के तो आप लोगों को आप छोड़ देंगे कि ठीक है जाओ यार एंजॉय करो खुद ही आगे। क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि जब आप हाइकिंग करते हैं तो क्योंकि हाइकिंग इज फन है तो वो मुश्किल हो जाता है कि बिगिनर्स को लेके चलना है कुछ लोगों के लिए। लेकिन पिछले साल मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा ग्रुप में एक केमिस्ट्री मैंने देखी है कि आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो इस साल क्या इरादा है? इस साल और भी लोग मेरे ख्याल में आना चाह रहे हैं, मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के और लोगों ने ज्वाइन किया है। तो क्या इरादा है, क्या कैसे मैनेज करेंगे? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तरफ तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि लोग हाइक्स करें और ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, और बाइकिंग के लिए भी हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं और कुछ एक्टिविटीज़ की हैं।
लेकिन दूसरी तरफ कोविड की जो सिचुएशन है उसमें हमारा पहला अवलीन फ़र्ज़ तो ये है कि वी वांट टू मेक श्योर कि इसके फैलाव में हम एक सबब जो है वो ना बने। मेरा ख्याल है आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जब तक हाइक का प्रॉपर सीज़न स्टार्ट होगा बाय एंड ऑफ मई स्टार्ट ऑफ जून, ज़ाहिर है रमज़ान में तो नहीं होगा, कम से कम मैं तो रमज़ान में बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन रमज़ान के फ़ौरन बाद उम्मीद है कि हम में से अक्सर के पास जो है वो एक्सेस वैक्सीनेशन की हो जाएगी और कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कोविड डेफिनेटली हम प्लान करते हैं कि जो है कुछ ग्रुप हाइक्स जो है वो पिछले साल की तरह मज़ीद उनको अरेंज किया जाए। और मैंने तो कम से कम जो हाइक्स अगर हम कुछ लेके गए तो मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ गिविंग अ वेरी वेरी ओपन अंडरस्टैंडिंग के हम क्या करने जा रहे हैं। और मैंने ऑनेस्टली कुछ लोग इस बात से नाराज़ भी हो, लेकिन कुछ लोगों को मैंने कहा भाई आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, आप इस हाइक पे ना जाइए हमारे साथ। तो लोगों को इस इनकरेज करने का तरीका ये है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर जाएं और ऐसी जगहों पे लेके जाएं कि वो इसको एंजॉय करें और आगे बढ़ने का सोचें, बजाय इसके कि हम उनके पहले एक्सपीरियंस में उनको इस कदर थका दें कि वो तौबा कर लें। और ऐसा भी कई बार हो चुका है। तो इंशाल्लाह डिपेंडिंग ऑन कोविड इरादा है कि रमज़ान के बाद जो है वो कुछ अच्छी हाइक्स का अरेंज किया जाए। अच्छा, बहुत यहाँ शुक्रिया। पे सॉरी अदनान भाई, मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दूं। सॉरी, मेरा नाम काशिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्रेंड्स कैफे ग्रुप का जो है वो हैकिंग ग्रुप भी है। अगर हमारे किसी साथी ने, हमारे जो मेंबर्स हैं अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी इसमें ग्रुप में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो उस लिंक उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो वहाँ पे जब समर आते हैं, हाइकिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो तकरीबन एवरी वीक पे जो है वहाँ पे हाइकिंग हो रही होती है। और ज़्यादातर अनिल भाई, फवाज भाई और जो सैफ भाई हैं, ये लोग ग्रुप्स मैनेज करते रहते हैं और ग्रुप्स बनाते रहते हैं। और खुरम भाई भी साथ में उसमें शामिल होते हैं। खुरम भाई आजकल शहर से बाहर हैं तो शायद इस दफ़ा वो ना कर सकें, लेकिन आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं। शिराज हैं, फवाज हैं, अनिल भाई हैं, सैफ भाई हैं, इनसे रब्ता कर लें तो ये आपको बेटर गाइड करेंगे इस हवाले से। जी थैंक यू शुक्रिया काशिफ काशिफ भाई। भाई। आबिद गुल साहब, आपका कोई क्वेश्चन था? आपने रेज हैंड किया था। आबिद गुल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। मेरा क्वेश्चन तो असल में बेसिकली नहीं था, बस मैं ऐड ही करना चाह रहा था अनिल साहब की डिस्कशन में बियर स्प्रे में दो चार। एक तो मैं हूँ बेसिकली वैंकूवर का, तो यहाँ पे एक कूगर्स की काफी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसमें ये है कि उसमें भी बियर स्प्रे आपका काफी इफेक्टिव होता है। और जो सा कूगर और बियर दोनों का जो है वो कहते हैं कि मतलब आपको टैकल करने का डिफरेंट वे है। बियर में वो कहते हैं कि बेसिकली आप जो है उसकी आई कांटेक्ट ना करें, और जिस तरह कुकर है उसके लिए आपका आई टू आई कांटेक्ट हो, ठीक है, और आपने अपने आप को बड़ा शो करें। और दूसरा हाइबरनेशन पे ये है कि मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके अंदर, तो उसमें ये है कि आल्दो के उनके कुछ महीने होते हैं जिसमें हाइबरनेट होते हैं, पर उसमें भी चांस है, प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई बियर मिल जाए जो हाइबरनेट ना हुआ हो। तो ये बड़ी उसमें भी आप हमेशा अपने पास बियर स्प्रे एज ए मिनिमम आप जरूर रखें अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी मैंने पूछना ये था कि कोई वैंकूवर में भी कोई हमारी कम्युनिटी है जो मतलब हाइकिंग से रिलेटेड कोई एक्टिव है फ्रेंड कैफे की? काशिफ भाई मैं ऐड कर दूं इसमें? जी ऐड कर दें खुरम भाई। हाँ, आबिद भाई आप फ्रेंड्स कैफे वैंकूवर ग्रुप में हैं मेरे ख्याल से। जी जी। नहीं, वहाँ पर लोग जाते हैं और उसमें ये हमारा कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है उसके हाइकिंग का, लेकिन इसी पे जो है ना एक्टिविटी हम आपने अभी ज्वाइन किया होगा, लेकिन इसमें मोहसिन है, अताहा है, आदरिश हैं, ये लोग करते हैं और उसमें देते हैं वो ग्रुप्स में। अगर आप देखेंगे तो आप उसको फॉलो कीजिए। सेपरेट कोई ग्रुप नहीं है। कैलगरी में हमारा ग्रुप है हाइकिंग का, लेकिन वैंकूवर में जो है सेपरेट ग्रुप नहीं है अभी, क्योंकि कम्युनिटी छोटी है एक्चुअली वहाँ पर। तो आप उनसे टच बेस कर सकते हैं। मोहसिन, जैसे मैंने बताया, मोहसिन है, आदरिश है, ताहा है, अली अदनान है, अदनान जफर है, अली अरबी है, ये लोग। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वी आर ऑलरेडी 17 मिनट्स ओवर, लेकिन इतनी मजे की डिस्कशन चल रही है कि मेरे ख्याल से अगर हम 5-10-15 मिनट और ऊपर ले लें तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। जहीर भाई का एक क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा है, और ये दिस इज वन थिंग दैट रियली मिस्ड, अगर इजाजत हो तो। उन्होंने पूछा व्हाट इज द राइट कोड ऑफ कंडक्ट ऑन हाइक्स एंड माउंटेन्स। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस खास तौर पे जो मैंने
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के थ्रू हाइकिंग ग्रुप्स के थ्रू किया, मैंने एक सर्टिफिकेशन करी। जो सबसे इम्पोर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट जो मैंने सुना है वो लीव नो ट्रेस है। यानी आप अगर माउंटेन्स पे जाएं, आप ऐसे जाएं कि जब आप वापस आए तो किसी को पता नहीं लगे कि आप वहां गए थे। भले वो आप पिकनिक स्पॉट पे गए हो बारबेक्यू करने, भले वो आप किसी बैक कंट्री हाइक पे गए हो जहाँ कोई ट्रेल नहीं था, आपको एटिकेट्स ऐसे रखने हैं कि जो यहाँ प्रीडोमिनेंट मेंटालिटी ये है कि ये पहाड़ और जंगल हो गए, ये एक अमानत है, और उस अमानत का हक अदा आपको ऐसे करना है कि आप जहां भी जाएं ऐसे जाएं कि देयर शुडंट बी आपके अपने जाती उससे एक मिनिमम इम्पैक्ट पड़े। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि हाइकिंग ट्रेल पे जहां ट्रेल बना हुआ है ट्रेल पे जाएं। अगर कोई चीज आपने क्या कहते हैं खाई है पी है, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल के नाम से केले का छिलका फेंक देते हैं, that is also a part of leaving your impact। वहाँ की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है या वहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो केले के छिलके की उसको वो नहीं है, तो वो क्यूरियस होंगे उसके बारे में। तो इवन आप समथिंग एज बायोडिग्रेडेबल एज बीज हो गए केले के छिलके, इसको भी जो है आप पैक करके अपने साथ वापस लेकर आए। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो कोड ऑफ कंडक्ट क्लासिक है। इसी तरीके से आप अगर कैंपिंग करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है, खास तौर पे हम अल्बर्टा में रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई मौसम है, ट्रिपल चेक कि आप जो है अपना फायर आपने कंप्लीटली वो किया है, क्या कहते हैं एक्सटिंग्विश कर दिया है, और मेक श्योर आप वो सारे जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि किस तरीके से कैंपिंग फायर को आप कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रिड्यूसिंग योर इम्पैक्ट। और मैं ये बहुत लोगों के साथ जोक करता हूँ कि अगर पार्क्स कनाडा का दिल का बस ना चले, वो इंसानों को बाहर ही रखें पार्क से। वो लोग इतना ज्यादा दे आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंटल कोड ऑफ कंडक्ट। तो बस मैं ये ऐड करना चाह रहा था। बहुत छोटी शुक्रिया सी बात मैं भी फवाद। ऐड करूंगा कि हम ये भी जरूर याद रखें कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को, और कई बार अपने अपने दीन को भी। तो वहाँ पर हमारा जो एटीट्यूड है वो इस चीज़ के साथ जुड़ा होना चाहिए कि हम वी ब्रिंग गुड नेम टू आवर कम्युनिटी, टू आवर रिलीजन, टू आवर नेशनलिटी। और जो जो नॉर्म्स हैं अच्छे एटिकेट्स के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे और एक इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट के तौर पर वहाँ पे नज़र आएंगे, तो इट विल ब्रिंग गुड नेम टू यू एंड योर कम्युनिटी। लेकिन अगर आप वहाँ पर रास्ता जो है लोगों से पूछते फिरेंगे और दरख्तों की शाखों से को पकड़कर हाइकिंग पोल बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर सर्दी से बचने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, तो आपको तो तकलीफ होगी, लेकिन इट विल ब्रिंग बैड नेम टू आवर कम्युनिटी एज वेल। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त पॉइंट। एक सवाल जो चैट में है जो मैं मिस कर गया, सॉरी, वो ये पूछ रहे हैं कि बग स्प्रे क्या कौन सा यूज करना चाहिए कैंपिंग में, और कुछ आपके पास कुछ है इस बारे में अनिल? कुछ कोई रिकमेंडेड है ऐसा बग स्प्रे जो आप लोग यूज करते हो? असल में ब्रांड्स ही हैं मुख्तलिफ, और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो मोरलेस एक जैसी ही होती है, जिसके अंदर डीट एक मशहूर है। और उसमें एक चीज़ मैं वैसे समझता हूँ कि ज़रूर उसका ख्याल रखना चाहिए कि स्प्रे की निस्बत अगर आपको क्रीम मिले तो वो बेहतर है, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें से आधा स्प्रे वो आपके अपने नाक में जाता है, तो मच्छरों को तो नुकसान होगा या नहीं होगा, आपको खुद ज़रूर हो जाता है, और कई बार उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हो सकती है। सो अगर आपको क्रीम मिलती है तो किसी भी ब्रांड की, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन मोर लेस एक जैसी होती है, तो वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसमें एक चीज मैं ये बता दूं, एक तो डीट्स है, दूसरा छोटे बच्चों के लिए जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं ना वो इकार्डीन पंप स्प्रे करते हैं। मैंने सिर्फ एमएसी में देखा है, केयर प्लस के ब्रांड के नाम से। तो छोटे बच्चों के लिए जो है वो रेकमेंड करते हैं, नॉर्मल बग स्प्रे रेकमेंड नहीं करते। और दूसरी चीज इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बग स्प्रे के एटिकेट्स के लिए, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से रहा हूँ, मैं हमेशा फुल स्लीव शर्ट्स पहनता हूँ, और मेरी नेक में जो है क्या कहते हैं एक बफ होता है जो कि मेरी नेक को प्रोटेक्ट करता है।
तो दैट इज लाइक हम लोग इंजीनियरिंग में भी 2 बैरियर रूल यूज करते हैं, तो वो 2 बैरियर रूल ये है, एक तो बग स्प्रे, दूसरा अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो। अगर आपको पता है कि ये स्प्रिंग का सीजन आ रहा है, गीला सीजन है, टिक्स हैं, तो आपको जो है कोई जरूरत नहीं है कच्छों में जाने की या टी शर्ट पहनने की, आप कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करें। सेकेंडली, जैसे ही आप हाइक स्टार्ट करते हैं, आप स्वेट करते हैं, तो जो मॉइस्चर आपके सरफेस पे होता है वो बग स्प्रे के इफेक्ट को वो कम भी कर सकता है। तो मेक श्योर यू कैरी अ स्मॉल पैक। और अगर आपको पता है, आप खासतौर पे जब बैक कंट्री जाते हैं, वहाँ बग्स की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू एस्टैब्लिश्ड ट्रेल्स, तो आप अपने साथ बग स्प्रे जरूर रखें। ये नहीं कि आप गाड़ी से आपने अप्लाई कर दिया और जो है आप चले गए, तो स्वेट की वजह से भी जो है उसकी तासीर कम हो जाती है। बिल्कुल। इसी टॉपिक तो मैंने जो यूज़ किया, मेरे पास करीब ही रखा हुआ था, मस्को का है। इसमें 30% बीट का कंटेंट है, तो ये मैंने लास्ट समर जो है यूज़ किया और काफ़ी अच्छा जो है इट वर्क प्रीटी वेल। तो ये कि ऑफ कोर्स अगेन ब्रांड्स बहुत हैं, तो लेकिन डेफिनेटली बग स्प्रे जो है आप जो है बहुत से ब्रांड्स में आपको कैनेडियन टायर और साइड शॉप्स पे अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया। शिराज, आप जो है वो अपनी स्लाइड्स शेयर करना चाह रहे थे, तो ओवर टू यू कि कैलगरी के करीब में कौन सी अच्छी पिकनिक साइट्स हैं कि अगर कोई डे टाइम के लिए जाना चाहे। चलें, मैं जो है आप स्क्रीन देख सकते हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही शिराज। ओके, होल्ड ऑन हियर। जीशान खान ने कमेंट किया है कि आपके पास बग रिपेलेंट क्लोथ्स हैं जो कि मार्क्स वर्क वेयरहाउस में अवेलेबल हैं। थैंक यू जीशान। जी बिल्कुल, ये आपकी आ गया है। अच्छा, क्विकली मैं जाऊंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि थोड़ा सा ओवर हो गया हम टाइम पे। कुछ जो है लेस पॉपुलेटेड स्पॉट्स हैं जो कि मैं क्विकली बात करना चाहूँगा। माउंट लोरेट पॉन्ड है, कैनानास्कस में है। मुझे याद है लास्ट समर हम लोग तकरीबन फ्राइडे इवनिंग को 3-4 PM पहुँचे थे, तो सिर्फ 2 फैमिलीज वहाँ पे मौजूद थी। तो छोटा सा बहुत खूबसूरत सा कैनानास्कस के स्टार्ट में ही ये पॉन्ड है, जो कि जहाँ पे आपके फायर पिट्स, पिकनिक टेबल्स और वेरी नाइस पॉन्ड टू एंजॉय आपको मिल जाएगा कैनानास्कस में है। लेकिन कल भी मैं वहाँ पे गया था, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग वीकेंड में, तो लॉन्ग वीकेंड में तो आपको प्रीटी मच हर जगह जो है आपको क्राउडेड मिलती है, तो कल जो है क्राउडेड था। लेकिन एनी अदर डे डेफिनेटली आप जो है इसको आप इवन जो लोग इसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर वगैरह ले सकते हैं इस लिस्ट की। लुनब्रिक फॉल्स लास्ट समर में गया था, बहुत अच्छी फैमिली पिकनिक स्पॉट है, साउथ ऑफ कैलगरी में है, 2.20 मिनट्स ड्राइव। और इट्स लाइक अ स्मॉल नाइग्रा फॉल्स जहाँ पे आपके पिकनिक टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप डेफिनेटली अपने साथ जो है आप जो है जो भी लंच वगैरह लेके जा सकते हैं, सेम टाइम जो है फॉल्स को एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे एज अ फैमिली पिकनिक कर सकते हैं। लेस पॉपुलेटेड प्लेस है, थोड़ा सा साउथ में है, तो बहुत ज़्यादा लोग ऑफ कोर्स अभी जाना नहीं जाते। हमारी कम्युनिटी को में भी कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं, लेकिन ये एक और प्लेस है। कैसल फॉल्स प्रोविंशियल पार्क जो कि लुनब्रिक फॉल्स से करीब है और पिंचर क्रीक के एरिया में है, और जहाँ पे कैंप ग्राउंड भी है और जहाँ पे आप फिश कर सकते हैं एंड स्विम और एंजॉय कर सकते हैं फॉल्स को। हेड स्मैश एंड बफलो जंप 1 hour and 45 minutes ड्राइव कैलगरी से है, क्लोज टू फोर्ट मैक्लाउड। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसमें जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बेसिकली द साइट प्रिजर्व्स एंड इंटरप्रेट ओवर 6,000 years ऑफ प्लेन्स बफलो कल्चर। और अभी जो है कोविड की वजह से ये बंद की हुई है उन्होंने, लेकिन डेफिनेटली ये साइट है देखने के लिए जो लोग थोड़े से लेस पॉपुलेटेड एरियाज को देखना चाह रहे हैं। डायनासोर प्रोविंशियल पार्क, इस पार्क के बारे में मुझे भी मैं इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये डायनासोर प्रोविंशियल पार्क जो है ये ड्रम हेलर नहीं है। ड्रम हेलर डिफरेंट है, जहाँ पे वर्ल्ड फेमस डायनासोर म्यूजियम है। ये जो है 2 hour 15 minutes ड्राइव है, क्लोज टू ब्रुक्स है, और यूनेस्को की इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है एक। और ये मेनली द पार्क इज नोन फॉर द रिचेस्ट डायनासोर फॉसिल्स लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
तो जहाँ पे आपको जो है फिर टूर्स मिल जाएंगे, आप कैंपिंग कर सकते हैं, विजिटर सेंटर्स है और हाइकिंग ट्रेल्स में देख रहा था बहुत छोटी सी अच्छी फैमिली हाइकिंग ट्रेल्स हैं अंडर 2 किलोमीटर, जिसमें आपको बहुत अच्छे, अगर आप इसकी पिक्चर्स गूगल करें तो आपको वहाँ पे फैमिली हाइकिंग ट्रेल्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, राइटिंग ऑन स्टोन प्रोविंशियल पार्क जो है वो मोंटाना के बॉर्डर के करीब है, अबाउट 3.5 आवर्स ड्राइव, और ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे जो ब्लैकफुट ट्राइब है उसके जो है आपको एशियन स्टोरीज मिलेंगी, और जहाँ पे आप टूर्स ले सकते हैं, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, डेफिनेटली हाइकिंग ट्रेल्स हैं, और बैक कंट्री हाइकिंग जोन पार्क भी अवेलेबल है जो कि आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो है इंडिजिनस लैंड है, तो जो लोग जो है इंटरेस्टेड हैं कल्चर में इंडिजिनस, हमारा बड़ा यूनिक जो है हमारे जो है इस लैंड के हिस्सा है उनके बारे में जानने के लिए, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ विजिट। ऑफ कोर्स 3.5 आवर ड्राइव है, लेकिन अगर आप कुछ हिडन जेम्स या लेस पॉपुलेटेड एरियाज देखना चाहते हैं तो ये कुछ साइट्स थी। अगेन अल्बर्टा जो है भरा, इट्स फुल ऑफ नेचर, और जहाँ पे लोग जो है बैंफ, लेक लुइस, जैस्पर वगैरह तो जाते ही हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अब कोविड के दौरान जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते तो अल्बर्टा को एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे की जो थोड़ी हिडन जेम्स हैं वो देखें और उसको एंजॉय करें। थैंक यू शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया। I think we came to the close. Is there any question? I think I saw a raised hand from Mohsen. Mohsen, do you have a question? Or Abid? Sorry, Abid, do you have a question? इस मौसम में बात कर रहा हूँ इधर। सिर्फ एक कमेंट था मैंने चैट में डाला था कि अगर ये कोविड की वजह से जो आइसोलेशन चल रही है, अगर बच्चों के लिए हम कुछ हाइक्स इस सीजन में अरेंज कर सकें तो इट विल बी बेसिकली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सोशलाइज, और वो सीख भी सकेंगे हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हाइकिंग के बारे में। शुक्रिया। Excellent idea. We will definitely look into this. Anything our expert panel wants to add before we come to the close of this event? Anything, Fawaz, Anil, Shiraz? मैं बस यही कहना चाहूँगा, अब अल्बर्टा में आप सबको पता है कि हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं यहाँ पे, आप एंजॉय करें। आई होप जो है बड़ी यूज़फुल जो है यहाँ पे फवाज फॉर एग्जांपल अनिल भाई ने सेफ्टी इश्यूज़ पे हम लोगों ने शेयर की इन्फॉर्मेशन, गेयर के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, वो जो है उसको मद्देनज़र रखेंगे हमारी कम्युनिटी, और डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करें वो आप करें, बल्कि एज ए रिलीजन अगर हम लोग देखें तो कुरान की आयत है सीरू फिल अर्ज़, ट्रैवल द वर्ल्ड कैफ़ा बदा अल खल्क़ा, सो दैट यू कैन सी द ओरिजिन, हम आप हमारी जो है खिलकत को आप देख सकें। तो आप जो है डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है वो अब हमें जो इनकरेज भी करते हैं जो है आप एक्सप्लोर करें नेचर को, माउंटेन्स को, तो दैट्स अबाउट इट। Jazakallah. Thank you, Shiraz, and thank you everyone for attending today. बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, घूमें, इन चीज़ों को, इन जगहों को देखें, एक्सप्लोर करें, लेकिन अपने सेफ्टी का जो है ना वो ख्याल सबसे पहले रखें, क्योंकि हमारे लास्ट ईयर हमने देखा है कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा नंबर में कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम भी अरेंज किया था कि कोशिश करें कि लोगों में एक अवेयरनेस सी बिल्ड करें और अवेयरनेस लोगों को दें। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुर्रम तौहीद का, काशिफ सैयद का, फारूक भाई का, फवाज का, अनिल का, शिराज का, और जफर यूसुफी का, जिन्होंने भी ये सारी काविश की और ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया। जिनका मैं नाम भूल भी रहा हूँ उनसे माजरत, लेकिन पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया कि जो आए और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड किया। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मालूमात लेनी हो, तो आप हमको फ्रेंड्स कैफे के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप पे। और अगर आप फ्रेंड्स कैफे के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आप मुझको, काशिफ भाई को, खुर्रम भाई को, और किसी को भी आप मैसेज कर दें, हम आपको फ्रेंड्स कैफे के साथ जोड़ देंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इसी तरह के मालूमाती प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम।
I think we will conclude this meeting now.